measurement of distance. So let's start. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है। पॉइंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड इट्स हिस्ट्री। वेट। हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 6 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है। दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड इट्स हिस्ट्री, व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्ट, mode of transport, distance and displacement, measurement, earlier measurement, standard unit of measurement, why do we need standard unit of measurement, different measuring device length, measuring length of path, curved path, what is motion and rest, types of motion and combination of motion. So हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड इट्स हिस्ट्री से। सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक गर्ल है, वो डेली स्कूल जाती है, कभी पैदल जाती है, कभी वो साइकिल से जाती है, छुट्टियों में वो अपनी फैमिली ट्रिप पे जाती है, नाना-नानी के यहाँ जाती है बाय ट्रेन, बस, अदर थिंग से। सपोज उसका घर राजस्थान में है और राजस्थान में वो क्या देखती है, कैमल्स के ऊपर सामान रख के लोड किया जा रहा है, उसे एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाया जा। अच्छा, अब इस स्टोरी का सेंस क्या था? इस स्टोरी में हमने देखा कि गर्ल अपना प्लेस चेंज कर रही है, मतलब मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, चाहे वो फुट अपने पैदल करे या फिर वो साइकिल से करे या गाड़ी से करे या फिर वो ट्रेन, बस किसी भी प्लेस। और इसमें क्या हो रहा है, कैमल को हमने देखा, कैमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लोड को कैरी कर रहा है, सामान को कैरी कर रहा है, तो वो भी मूव कर रहा है। तो मीन्स ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया? इट इज़ मीन्ड बाय व्हिच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है? मतलब ट्रांसपोर्ट का क्या है? जब कोई भी पीपल और गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ये टर्म ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है ट्रांसपोर्टो, जिसका मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस एंड पोर्टो का मीनिंग होता है टू कैरी। ठीक है? मतलब किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर किसी का भी पर्सन, प्लेस और पर्सन, गुड्स और एनिमल्स का जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। अब हम थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे? अ, पैदल जाते थे, बहुत लंबी-लंबी यात्राएँ करते थे अपने पैरों पर, क्योंकि कोई भी साधन नहीं था, कोई भी ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं, मोड्स नहीं थे, ठीक है? देन जब इन्वेंशन हुआ व्हील का इन्वेंशन के बाद वहाँ पे क्या आ गया? बुलेट कार्ट आ गई, एनिमल्स को कार्ट से बाँध के फिर उसको हेल्प से ट्रैवल करते थे, ठीक है? हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी आ गई, ठीक है? ये अंटिल 19th सेंचुरी द पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल बोट्स एटसेट्रा। जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था इंजन का, नेक्स्ट इन्वेंशन आता है इंजन का। इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक पीपल्स क्या करते थे? एनिमल्स पर, बोट पर, नाव पर या फिर पैदल ट्रैवल किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि इंजन का इन्वेंशन हुआ 1700s के आसपास, ठीक है? जिससे कि डेवलपमेंट हुआ रेल का, मोटर कार्स का, ट्रक का, बसेस का एटसेट्रा। यहाँ पे हमें क्या मिला है? डेवलपमेंट देखने को मिलता है और हमारी लाइफ को ईज़ियर बनाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट किया। अराउंड 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। 1900 के आसपास हमें ट्रैवल देखने को मिलता है, एरोप्लेन का डेवलपमेंट, जिससे हम और ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल और स्पेसक्राफ्ट, इन सब का ट्रैवल। अब
ये हमने देखा ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए ट्रैवल डेवलपमेंट होता गया। इसके बाद आते हैं, अब हम कि कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें किससे ट्रैवल करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें दुकान तक जाना है तो हम एरोप्लेन लेंगे, या फिर हमें कहीं और दूसरी सिटी में जाना है, तब हम पैदल जाएँगे, है ना? तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं, आगे देखते हैं, एक टर्म आता है डिस्टेंस, उसके बेस पर। पहले हम देख लेते हैं कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे मोनोरेल, प्रोपेलर, एयरक्राफ्ट, कल्याक मीन्स बोट, ठीक है, शीप, रोड रोलर, मोटरसाइकिल, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है? नाउ हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ट्रांसपोर्ट की? व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्ट? टू मेक आवर जर्नी ईज़ियर एंड कंज़्यूम लेस टाइम। अच्छा, अगर हम पैदल ट्रैवल करते थे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता था, अगर हम वो गाड़ी से ट्रैवल करते तो हमें उतनी दूरी हम लेस टाइम में ट्रैवल कर लेते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जर्नी को ईज़ी और लेस टाइम कंज़्यूम करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। उसी बेस पर हमने अलग-अलग डेवलपमेंट और अलग-अलग चीज़ें फाइंड आउट की। We choose different modes of transport according to the distance we have to travel. हमें कितना डिस्टेंस कहाँ कवर करना है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें नियर बाय शॉप पे जाना है तो हम पैदल चले जाएँगे, अगर हमें मार्केट तक जाना है तो वी यूज़ स्कूटी, ठीक है? कोई दूसरी सिटी और अदर प्लेस पे जाना है तो हम क्या करेंगे, ट्रेन और बसेज़ ले लेंगे। फिर हमें अदर कंट्री में ट्रैवल करना है तो हम एरोप्लेन यूज़ करते हैं। स्पेस के लिए हम स्पेस क्राफ्ट यूज़ करते हैं। तो हमने क्या देखा, अलग-अलग प्लेस पे जाने के लिए, अलग-अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमें अलग-अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़े। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, दैट इज़ द डिस्टेंस। यहाँ पे हमने देखा ये डिस्टेंस टर्म आया है। अब व्हाट इज़ द डिस्टेंस? ठीक है, 2 टर्म होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस क्या है? एक पॉइंट से, सपोज़ दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी लेंथ है, दिस इज़ द डिस्टेंस। एक आगे और देख लेते हैं, दैट इज़ यहाँ से, सपोज़ दिस इज़ द पॉइंट ए, एंड दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट बी। यहाँ से यहाँ तक की ये वाला जो रास्ता है ये पूरा, दिस इज़ डिस्टेंस। मतलब हमने इतनी दूरी यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो दूरी ट्रेवल की, जिस रास्ते से हम जाते हैं, उसकी पूरी एक्चुअल जो लेंथ है, लंबाई है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। So how we define the total length of actual path followed by an object is called distance. जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसकी पूरी लंबाई, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरा टर्म एक और हमने बोला, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो दूरी हम तय करते हैं, उसको तय करने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सपोज़ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, ए से बी, तो इस पाथ से किया, तो ये उसकी क्या हो गई, डिस्टेंस। लेकिन हमने यहाँ इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सपोज दिस इज द ट्राइंगल, अब ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक हमें ट्रेवल करना है, मतलब डिस्टेंस कवर करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, ए से बी तक की डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये पूरी लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसका हो गया डिस्टेंस। और हमें अब डिस्प्लेसमेंट बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये, दिस इज क्या हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट।
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो हाउ वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between two points directed from one position to the other is called displacement. जो shortest distance होगा वो हम क्या बोलेंगे उसको? Displacement. नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं, हमने कहा इसकी इतनी दूरी हमें तय करनी है, ठीक है। तो दूरी तय करने के लिए हमने बोल दिया ये क्या है, 1, कोई हमें उसकी वैल्यू चाहिए, सम वैल्यू इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको हम किस में मेजर करेंगे, तो हमें मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें फिर आगे देखते हैं, मतलब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को मेजर करना है, उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो लेंथ मेजर करने के लिए, अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या देखा, हमने इवॉल्व किया मेजरमेंट को। आगे हमें देखना है व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट होता क्या है और हमने क्यों उसको लेके आए। नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। जब हम दो क्वांटिटी को आपस में मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है सर। जैसे सपोज आप कोई कपड़े की शॉप पे गए, ठीक है, आपने कहा ये कपड़ा मुझे 1 इतने चाहिए, ठीक है, ये कपड़ा मुझे चाहिए। अब उनने क्या किया, एक रॉड लेते हैं, उसको इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये रॉड ली, उस इसके ऊपर रखी। अब इसमें क्या हुआ, ये स्केल होती है, उसको उससे मेजर किया और उतना ही कपड़ा आपको ब्रेक करके काट के दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मेजरमेंट हो गया, मतलब हमने क्या किया, दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर किया और उसके बराबर कर लिया। अब हमें क्या हुआ, कपड़े की लेंथ तो हमें पता नहीं थी, तो कपड़े की हमने मेजर कर ली, किससे मेजर कर ली, ये नोन क्वांटिटी से। ये जो रॉड थी, दिस इज द नोन क्वांटिटी, इसी नोन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। और हमने कितना मेजर किया, सपोज आपने 1 लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 1 रॉड की जितनी भी यूनिट होगी उसको हमने क्या किया, 1 टाइम उसको रख के हमने मेजर कर लिया 1 टाइम। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि हमने नो अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर कर लिया। तो हमने क्या देखा, मेजरमेंट क्या है, जब हम नोन, when we compare the unknown quantity with some known quantity is called measurement। जो रिजल्ट आता है मेजरमेंट का, वो एक्सप्रेस्ड होता है दो पार्ट्स में। एक पार्ट होगा नंबर, कोई भी चीज कितनी बड़ी है, नंबर को हम और क्या बोलते हैं, नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कोई चीज कितनी बड़ी है, सपोज ये कपड़ा हमने 2 लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2, इसका लंबाई या उसका एक्सटेंड हो गया, कितना बड़ा है वो चीज आ गई। और अदर पार्ट इज नोन एज यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट, जो हमें नोन करके मिली है, नोन क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स रहती है, तो वो चीज क्या हो गई, उसकी यूनिट। तो मेजरमेंट हम एक्सप्रेस करते दो पार्ट्स में, एक होता है नंबर, दूसरा होता है मेजरमेंट की यूनिट, ठीक है।
तो यूनिट यहाँ पे क्या होगी, लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर्स। तो दिस फिक्स्ड क्वांटिटी, जो नोन क्वांटिटी थी, दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। आई होप यू हैव क्लियर। एक बार हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज लेंथ ऑफ ए रॉड इस इसकी लेंथ कितनी थी, 50 मीटर्स की है, ठीक है, 50 मीटर्स। तो 50 इसका क्या हुआ, का हो गया नंबर, मतलब हमने कितनी बड़ी साइज की चीज ली वो हो गया। और मीटर इसकी क्या हो गई, जो फिक्स क्वांटिटी थी, दैट इज द यूनिट। ये उसका क्या हो गया, यूनिट। नंबर को और हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा मेजरमेंट। नेक्स्ट, अब हम कुछ अर्लियर मेजरमेंट्स देख लेते हैं जो पहले यूज करते थे। हम मेजरमेंट को दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड और दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सब नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जो हम पहले यूज करते थे, एंशियंट टाइम में यूज करते थे, जब हम पे कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी तब। सबसे पहले आता है क्यूबिट, ठीक है। एंशियंट इजिप्ट इट इज यूज, ये कहाँ यूज होता था, एंशियंट इजिप्ट में यूज होता था। और इसकी ये क्या होता है, जब हम फिंगर टिप से लेकर एल्बो लेंथ तक जो लंबाई लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट। जैसे इस डायग्राम में मेंशन है, दैट इज द क्यूबिट। यहाँ फिंगर टिप से लेकर यहाँ एल्बो तक का जो पार्ट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर टिप। पहले क्या होता था कि एम्परर की टिप से लेकर एल्बो तक की जो लेंथ होती थी उसको मेजर कर लेते थे एक थ्रेड के थ्रू, और उसी को हम लोग क्या यूज करते थे, हर जगह यूज करते थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, जब एम्परर चेंज होगा तो उसका हैंड साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, हर बार लेंथ में वेरिएशन आएंगे, मतलब एक पर्सन का हाथ सेम तो रह नहीं सकता है, तो हर बार उसमें क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे। ऐसे ही दूसरा यूज़ होता था आर्म लेंथ, मतलब पूरे हाथ की जो लेंथ होती थी उसको हम मेज़र करते थे, उसको हम बोलते हैं आर्म लेंथ। फुट स्पैन, पंजे का साइज़ जो होता था, दिस इज़ कॉल्ड फुट स्पैन, ठीक है। हैंड स्पैन मतलब पूरे हाथ का जो पाम का एरिया होता है उसको हम मेज़र करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुट स्पैन, वो हैंड स्पैन। अंगुल, फिंगर, पूरी एक फिंगर को हम मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं अंगुल, ठीक है। मुष्टि, फीस्ट, मुट्ठी जो होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पेस बोलते हैं, ये 2 पैरों के डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये सारे, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये मेज़रमेंट अर्लियर मेज़रमेंट क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि ये नॉन, एक तो ये नॉन स्टैंडर्ड थे, मतलब ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। अगर हम एक पर्सन का हाथ लेंगे या एक पर्सन के पैर का लेंथ लेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि वो वेरी, दूसरे पर्सन में उसका साइज़ अलग होगा, तीसरे में अलग होगा, चौथे में अलग होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड, और ये वेरी करते, इसलिए हमें दिक्कत होती थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक ऐसी यूनिट खोजना स्टार्ट की जो पूरे वर्ल्ड में सब जगह एक सी रहे और किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं आए, जब हम दूसरी कोई कंट्री में जाते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर पर्सन उसे समझ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ऐसी यूनिट्स जो कि फिक्स कर दी गई हैं और वो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन यूनिट को हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट इज डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ वैल्यू दैट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, for the sake of uniformity, scientists all over the world have expected a set of standard unit of measurement. हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि ये यूनिफॉर्म रहे, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भी वहाँ पे हम इस यूनिट का यूज़ कर सकें, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो सब चीज़ को स्टैंडर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो कि आई। अब ये दी किसने स्टैंडर्ड यूनिट, और इसका हम क्या, इसको एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं।
In 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम और एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच में हम बोलते हैं सिस्टमा इंटरनेशनल, सिस्टमा इंटरनेशनल। ठीक है, वैसे तो यूनिट्स बहुत है, बट उनने एक 7 बेसिक यूनिट्स को बनाया, जिससे कि हम आगे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे और भी यूनिट्स हम इससे निकालते हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स के थ्रू हम अगली और भी यूनिट्स निकालते हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं? एक है टाइम, ठीक है, सेकंड, उसकी नाम क्या है, सेकंड, उसका सिंबल है स्मॉल एस। सेकंड है लेंथ, मीटर में मेजर करते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल एम। ठीक है, थर्ड यूनिट है मास, इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, कैपिटल ए इसका सिंबल है। ठीक है, टेम्परेचर, केल्विन में हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, इसको हम क्या बोलते हैं, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में मेजर करते हैं, MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला में मेजर करते हैं, CD। ये सब आपको हायर क्लासेस में और काम आएंगी। अभी ये है, ये 7 बेसिक यूनिट्स है, कुछ इससे छोटी होती है। अब जैसे टाइम है, कुछ इससे छोटी होगी, कुछ इससे बड़ी होगी, है ना? सेकंड है, इसके बाद उसके ऊपर मिनट आता है, फिर आवर्स आते हैं। ठीक है, लेंथ बेसिक यूनिट क्या हो गई, ऐसा ही यूनिट मीटर। अब इससे कुछ बड़ी भी होती है, कुछ छोटी भी होती है, जिसको हमने उनको भी एक स्टैंडर्ड नेम देके आगे हम उसको देखते हैं। नाउ अब पहले हमें इस चैप्टर में बेसिकली हमें लेंथ का मेजरमेंट पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्टेंस पढ़ा, उसकी भी हम लेंथ पाथ की मेजर करते हैं, तो काय में करते हैं, लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, मीटर में करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, इससे बड़ी यूनिट्स कौन सी है, इससे छोटी यूनिट्स कौन सी है। हमने बेसिकली क्या देख लिया, 1 मीटर जो है SI यूनिट हो। इससे बड़ी, अगर हमें इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल वो ज़्यादा डिस्टेंस मेज़र करना है या ज़्यादा बड़ी लेंथ मेज़र करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू उसमें कितने होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या हो गई, इससे छोटी यूनिट हो गई। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर से छोटी यूनिट हो गई। अब हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, जब हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 का इंटू कर देंगे। अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 का इंटू कर देंगे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो हम 10 का इंटू कर लेंगे। हमने देखा कि अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, वी यूज मल्टीप्लीकेशन। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर्स को मीटर में करना है तो हम 100 का डिवाइड कर देंगे। और मीटर को किलोमीटर्स में करना है तो हम 1000 का डिवाइड कर लेंगे। अब हमने देखा, अगर हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, कि राधा वेंट टू स्कूल विद द डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है, 865। ठीक है, 865, ये इतने मीटर में वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इतने मीटर्स वो ट्रेवल करती है। 8650 राधा ट्रेवल कर रही है।
अब हमें इसमें देखना है, अब मैंने आपसे बोला है इसको कन्वर्ट कीजिए 1 किलोमीटर्स में कन्वर्ट कीजिए एंड सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। पहले ये बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हमने देखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हमें 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 100 सेंटीमीटर, तो हम क्या देखते हैं, 8650 मीटर्स कितना होगा सेंटीमीटर में। हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटू कर देंगे, 8650 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 865000। ठीक है, ट्रिपल जीरो हो जाएगा। दिस इज कन्वर्टिंग टू सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने देखा हमने देखा वन वो मतलब 8650 हम इंटू करेंगे इसको 100 से। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8650, दैट इज 0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, पहले बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवीजन करना पड़ेगा 1 मीटर्स में। ठीक है, अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, 1000 मीटर्स। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, 1/1000 कर देंगे। 1/1000 क्या हो गया, ये 1/1000 इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर्स। ठीक है, नाउ अब ऐसे ही हमें अगर 8650 को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 8650 अपॉन 1000 करेंगे।
अपॉन 1000 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.30 पीछे चले जाएंगे तो 8.650 किलोमीटर्स। ठीक है, ये क्या हुआ? 8650 किलोमीटर्स। तो होप यू विल क्लियर आउट कि हमने इसमें देखा, ये तो पहला हो गया ना। अब हम इसमें देखते हैं, अगर हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8650 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ये क्या जाएगा किलोमीटर्स में? आंसर क्या आएगा? आंसर इज इक्वल टू 8.650 किलोमीटर्स। ठीक है, होप यू विल क्लियर आउट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये तो हमने कन्वर्जन सीख लिया, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और छोटी से बड़ी करनी हो तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस फॉर लेंथ। कौन कौन से मेजरिंग डिवाइस है? अच्छा, अब हम डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर हमें कपड़े की लेंथ नापती है तो आप देखते हो मीटर रॉड होती है। ठीक है, दिस इज द मीटर रॉड। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोग ने देखा होगा एक टेप रहता है बड़ा सा जिससे मेजरमेंट करते हैं सर्कुलर। ठीक है, वो ये है। अब आप अगर कपड़ा सिलवाने जाते हो टेलर के पास तो क्या वो बड़ी सी स्केल लेके आपका बॉडी साइज लेता है या आपको मेजर करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे मोड़ने की जरूरत पड़ती है, बॉडी का शेप अलग रहता है और उसी हिसाब से वो मेजरमेंट लेता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेजरिंग टेप। सपोज आपके टीचर ने आपको बोला है कि पेड़ की स्टेम की लेंथ नाप के आइए या स्टेम को नाप के आइए, तो आप कैसे नापोगे? मेजरिंग टेप से नापोगे। क्यों? क्योंकि वो गोलाई में होता है इसलिए। ठीक है, तो और पेपर वगैरह नापते हो आप सिंपल एक स्केल से, रूलर स्केल से नापते हो। दिस इज द रूलर स्केल। So these are the measuring device for different purpose. For measuring length of different object, you must choose the सुटेबल डिवाइस। अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग डिवाइस को यूज करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जब हम स्केल से कोई चीज, ये तो हमने देख लिया कि मेजरमेंट करते हैं और अलग अलग डिवाइस, अलग अलग मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए। लेकिन हम ये बेसिक देखते हैं कि स्केल में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब आप लोग मेजर करते हो। तो पहला प्रिकॉशन क्या होता है कि पहले तो स्केल हमारी पूरी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, फ्रॉम 0 मार्क टू लास्ट। ठीक है, आप 15 सेंटीमीटर की लेते हो, 30 सेंटीमीटर की लेते हो, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वो 0 मार्क से स्टार्ट हो। ठीक है, 0 मार्क से स्टार्ट होगी तो हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। अगर सपोज आपकी स्केल टूट जाती है या 0 मार्क से नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा इसमें? जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक हम मेजर करेंगे और फिर फाइनल वैल्यू जो हम मेजर, जहाँ पे पॉइंट आया है फाइनल, उससे फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें कैसे निकालनी है उस मेजर लेंथ की? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सपोज आप लोग मेजर कर रहे हो यहाँ पे दिस स्केल। ठीक है,
इसका ये पार्ट डैमेज है, ठीक है, दिस पार्ट इज डैमेज। तो हमने 1 मार्क से 2 मार्क्स से स्टार्ट किया, ये 2 मार्क्स से मेजर करना स्टार्ट किया, 2 मार्क्स से लेकर हम लोग ने कितना किया 15 मार्क तक, लास्ट तक हमने मेजर कर लिया। नाउ अब हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट हमारा क्या था 15, ठीक है, माइनस हमने क्या किया इनिशियल पॉइंट हमने क्या लिया था 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा फिर हमारा एक्यूरेट, दैट इज द 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ा, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से माइनस करना पड़ा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ा। और हमें अपनी आइज क्या है वर्टिकली अपवर्ड प्लेस करनी चाहिए, पैरेलल टू द स्केल के पैरेलल रखनी चाहिए। दिस इज द राइट पोजीशन, ये वाला जो है लड़का, दिस इज द राइट पोजीशन जहाँ पे वो उसको एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो दीज थ्री आर द precautions. These three are the precautions we should keep while measuring with scale. स्केल से जब हम मेजर करते हैं तो हमें ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई कर्व्ड पाथ है उसकी हम कैसे मेजर करते हैं लेंथ को, क्योंकि कर्व पाथ का मतलब क्या है, सर्कुलर होगा वो, ठीक है, कर्व्ड होगा या इस टाइप से कुछ होगा। ये कर्व्ड लाइन है दी हुई है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, we cannot measure the length of curved line directly by using the meter scale. We can use thread to measure the length of curved line. हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे मेजर करना है तो हमें क्या है, इसके थ्रेड लेंगे, वहां पे एक नोट बांधेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने नोट बांध दी और ये हमने यहाँ पे क्या है थ्रेड को यहाँ पे मेजर वो रख दिया इसके पैरेलल में, कर्व लाइन के जस्ट पैरेलल में। और इसके बाद जितना भी उसकी लेंथ आएगी उसको हमने स्केल के पैरेलल में रखा, स्केल के पैरेलल में रखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा उसकी लेंथ कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड लेके उसको मेजर करते हैं कर्व लाइन को। दिस इज द way to measure curved line, ठीक है। I hope this is clear to you all. Now next हम आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द मोशन, ठीक है। पहले हम देखते हैं देयर आर टू स्टेट्स ऑफ, कोई भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हो सकती हैं, या फिर तो वो क्या होगी, देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर तो वो मोशन में होगा या फिर वो होगा रेस्ट, इट इज इन मोशन और इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स हो सकती हैं, या फिर तो वो होगी मोशन में या फिर वो होगी रेस्ट में, ठीक है। अब पहले हमें देख लेते हैं मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को दूसरी पोजीशन पे चेंज कर रहा है, अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो इधर मूव कर रहा है, उसने लिया 1 सेकेंड, ठीक है, नाउ फिर मूव किया, फिर लिया 1 सेकेंड, फिर मूव किया, फिर लिया 1 सेकेंड। तो ऐसे करके उसने यहाँ तक अपनी पोजीशन चेंज की और टोटल कितने, मान लो 5 सेकेंड्स उसने लिए हैं टोटल, ठीक है, इट टेक 5 सेकेंड्स। तो क्या हुआ, उसने यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, मूवमेंट किया, ठीक है। द चेंज इन पोजीशन, हाउ वी डिफाइन द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है व्हाट इज रेस्ट। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी
पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलते हैं उसे? इट इज़ इन रेस्ट। जैसे प्लांट्स को देखा है आपने? प्लांट्स में क्या होता है, अगर आप एक बार ऑब्ज़र्व करते हैं, तो भी वो वहीं उसी पोज़ीशन में है। फिर दूसरे मोमेंट में आपने 2 मिनट्स बाद ऑब्ज़र्व किया, तब भी वो उसी पोज़ीशन में, तीसरे मिनट में ऑब्ज़र्व किया, तब भी वो उसी पोज़ी दैट मीन्स इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोज़ीशन विद टाइम, तो वो क्या हो गया? रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है? तो रेस्ट वाली कंडीशन तो हो गई, मोशन भी हो गई। नाउ अब हमें आगे देखना है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं और कैसे-कैसे मूवमेंट होती है। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन में पहला आ गया ट्रांसलेटरी मोशन। मीन्स ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहे हैं, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। ये 2 टाइप का है, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, रेक्टिलिनियर क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में उसको चल रहा है, तो वो क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन। अभी हम आगे एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा एक सर्कल कवर कर रहा है, कोई सर्कल की लेंथ को कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आता है रोटेटरी। अगर कोई मोशन अपनी ही धुरी पे, अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। अगर नेक्स्ट आता है वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, मतलब एक पोजीशन में वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है? जब कोई भी चीज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करती है या ऊपर नीचे मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है एक डिफरेंट टाइम इंटरवल में, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। देन लास्ट आता है रैंडम मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है और वो अलग-अलग मूव कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रैंडम मोशन। ठीक है? नेक्स्ट हम एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं और उसकी डेफिनेशन। Now, first आता है translatory motion. The movement of all points of a moving body along the same line or direction. मतलब मूवमेंट जो हो रहा है वो सारे पॉइंट्स बॉडी के सारे पॉइंट्स का एक ही डायरेक्शन में एक सेम लाइन में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी। इसके अंदर 2 आते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। नाउ रेक्टिलिनियर क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल्स जैसे ये एप्पल ऊपर से गिरा, एक सीधी लाइन में गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। एक कोई बॉक्स, एक ये इंसान है जो कि बॉक्स को पुश कर रहा है, सीधी लाइन में पुश कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे? मार्च पास्ट कर रहे, एक सीधी लाइन में अगर वो लोग मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट हम आते हैं सर्कुलर मोशन पे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को, कर्व्ड पाथ को कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मीन्स अगर जैसे इसने इस एग्जांपल में देखिए, एक थ्रेड को, स्टोन को थ्रेड से बांधा है और वो उसको एक क्या है? राउंड पाथ में मूव करवा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे आप मैरी गो राउंड में झूले पे झूलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? एक ऐसे हम पूरा एक सर्कल कवर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। ये क्या हो गए? सर्कुलर मोशन और उसके एग्जांपल। नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज़ रोटेटरी मोशन। If an object spins about a fixed axis passing through it, it is called rotatory motion. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही धुरी पे, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। जैसे सबने देखा होगा ना, लट्टू तो देखा ही है। हम्म, ये क्या करता है? अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है? और जैसे ये फैन है, ये अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, ये टायर है अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए रोटेटरी मोशन के। जैसे
अर्थ अपनी ही एक्सिस पे 24 आवर्स में घूमती है, दिस इज द अर्थ। ये अपनी ही एक्सिस पे 24 आवर्स पे घूमती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन और रोटेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाइब्रेटरी मोशन। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन, ये पहले तो वाइब्रेशन के कारण होता है। और जब एक ऑब्जेक्ट अपनी ही मीन एक्सिस पे ऊपर नीचे मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे दिस इज द स्ट्रिंग, हम्म, हम्म, ये ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अगर हम इसको स्ट्रिंग करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड द वाइब्रेशंस। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मतलब वाइब्रेटी। और जैसे गिटार, सितार, या हम तबले में क्या देखते हैं, तबले में मेम्ब्रेन होती है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे मूव होती है, तो इसका क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। मोस्ट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, sitar, violin, etc. have strings attached to them to produce music by creating vibratory motion. इसको हम बोलेंगे vibratory motion। नेक्स्ट हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें या फिर तो बैक एंड फोर्थ और टू और फ्रो मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ पर, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेट, वो ऑसिलेटरी मोशन। जैसे सीसो है, ये क्या, ये गर्ल ऊपर नीचे होगी, दिस गर्ल इज ऑल्सो कॉल्ड ऊपर नीचे होगी, ठीक है। स्विंग में क्या हो रहा है, आगे पीछे, ठीक है, हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब हम एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, स्विंग मोशन, ठीक है, स्विंग मोशन लिख सकते हैं। एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं स्विंग मोशन, या और हम लिख सकते हैं सीसॉ, एटसेट्रा। ना, नेक्स्ट हम आते हैं पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या है, अगर कोई भी मोशन अपने ही मोशन को रिपीट करता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में क्या है, आप देखते हो, अगर किसी, ये ऐसी वॉच देखी होगी आपने, तो ये क्या करती है, पेंडुलम हर 1 आवर में अपना मोशन रिपीट करती है, हर 1 आवर में रिपीट करती है। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, अपने ही मोशन पे रिपीट करती है, दिस अर्थ, ठीक है। ये क्या होगी, 24 आवर्स में अपने ही मोशन को रिपीट करेगी, और सन के अराउंड भी ये 365 डेज में अपने आप को, अपने मोशन को रिपीट करेगी। तो दीज आर ऑल द periodic motion. A motion is said to be periodic if it repeats its motion after fixed intervals is known as periodic motion. तो ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स पीरियोडिक मोशन के। सिंपल पेंडुलम ले सकते हैं, अर्थ रोटेशन, अर्थ रिवॉल्यूशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है रैंडम मोशन। जब कोई भी मोशन स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं होता है, if there is no specific pattern of motion then it is known as periodic motion, वो random motion, ठीक है। जैसे मॉस्किटोज इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, या फिर जब चींटियां एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो रेक्टिलिनियर, या इधर उधर मूव कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। जैसे इसमें पार्टिकल्स कहाँ इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रैंडम मोशन। सो ये हमारे हो गए सारे टाइप्स मोशंस के। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मोशन शो करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। मतलब हम क्लियर बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा, 2 3 टाइप के मोशन शो कर सकता है। जैसे ये बॉल आपने मूव की,
ठीक है? एक तो ये सीधे-सीधे मूव करेगी तो क्या हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है? मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन। और ये अपनी ही एक्सिस पर भी मूव करेगी तो ये क्या हो गया? रोटेशनल। अब अर्थ भी हमारी 2 मोशन मूव करती है। एक खुद की ही एक्सिस पर घूम रही है तो रोटेशन, और पूरा ये अर्थ वो सन के चारों ओर घूम रही है तो ये क्या हो गया? दिस इज़ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। ठीक है? तो अर्थ भी 2 मोशन शो कर रही है। जैसे ये साइकिल, ठीक है? साइकिल में क्या हो रहा है? एक तो ये सीधे-सीधे मूव कर रही है तो ये क्या हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर, ठीक है? और ये टायर्स अपनी ही एक्सिस पर भी मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द चैप्टर। ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।